अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन इन फंजाई, यानी कि फंजाई किस तरीके से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, किस तरीके से एनर्जी हासिल करते हैं। हमें पता है कि ऑर्गेनिज़म जो है जितने भी इस दुनिया में, वो उनको दो कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। एक वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और उनके पास क्लोरोफिल होता है जिसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और एक वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रेडीमेड फूड जो है ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से या दूसरे रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। तो इसलिए फंजाई भी जो है इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अब फंजाई जो है ये किस किस तरीके के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, किस किस तरह से ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फंजाई जो हैं दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, लेकिन कैसे हेट्रोट्रॉफ्स? एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से जितनी भी न्यूट्रिशन होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फंजाई हेट्रोट्रॉफ तो हैं लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, इंजेस्ट नहीं करते। ठीक है, सेकेंडली आ जाते हैं फंजाई जो हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि सेप्रोब्स होते हैं। जैसे कि हमने सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा कि सेप्रोट्रॉफ्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जितना भी सॉइल में होता है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई भी सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये सेप्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमें पता है कि फंजाई की जो बॉडी है, माइसीलियम है, उसमें वो किस चीज़ से मिलके बना है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम हाइफी बोलते हैं, हाइफी से मिलके बना है फंजाई की बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होगा, जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई होगी उसकी कुछ हाइफी जो हैं वो मॉडिफाइड किस्म के होते हैं, स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं इनके पास, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, किसको राइजोइड बोलते हैं कि फंजाई के कुछ जो हाइफी हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, अब ये राइजोइड्स का फंक्शन क्या है, ये राइजोइड्स जो हैं इनके ज़रिए फंजाई जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें अपने आप को पेनिट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि अपने आप को गाड़ लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से प्लांट की रूट्स जो हैं उसको साइल में एंकर करती हैं। इसी तरह से जो फंजाई है इसकी भी जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई है, इसके जो राइजोइड्स हैं ये इनको क्या कर देते हैं, सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं, एंकर करते हैं। ठीक है, जो भी इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें इनको एंकर कर देंगे राइजोइड्स। ठीक है, अब फंजाई जो है वो एंकर हो गया है उस ऑर्गेनिक मैटर में। अब क्या होगा, अब ये जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई है ये कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर हमने कहा, तो उनको क्या कर देंगे, ये एंजाइम उनकी ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी इन एंजाइम्स की मदद से, तो क्या होगा, उनकी ब्रेकडाउन के रिज़ल्ट में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी, उसको फंजाई जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी बॉडी में। ठीक है, इसी तरह से ये जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई होती है ये क्या करते हैं, ये डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी ब्रेक डाउन कर रहा है। तो डीकम्पोजर्स का फंक्शन भी तो यही होता है ना, कि चीज़ों को डीकम्पोज करना, उनकी ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो ये सेप्रोट्रॉफिक फंजाई भी जो क्या है, ये मेजर डीकम्पोजर्स हैं। बैक्टीरिया का फंक्शन तो हमें पता ही है कि वो डीकम्पोजिशन करता है, तो बैक्टीरिया के अलावा हमने किसका फंक्शन पढ़ लिया, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई का, कि ये भी मेजर डीकम्पोजर्स हैं और ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और इसके रिजल्ट में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी में, वही इनके लिए न्यूट्रिशन होती है। ठीक है,
अब फंजाई के पास ये एबिलिटी होती है कि ये बहुत हार्ड कंपोनेंट्स को भी डीकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो प्लांट की सेल वॉल में हमने कहा सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही हार्ड कंपाउंड्स हैं। तो ये जो फंजाई है इसके एंजाइम्स इवन इस सेलुलोज एंड लिग्निन की भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि सेप्रोट्रॉफिक फंजाई जो है इसके पास स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं जिनको हम राइजोइड कहते हैं। इसके ज़रिए ये एंकर करते हैं अपने ऑर्गेनिक मैटर में, और जब ये एक बार उसमें एंकर कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये एंजाइम जो है ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करेंगे। उसके रिजल्ट में जो स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी बॉडी में, और वो उनके लिए न्यूट्रिशन का रोल प्ले करेंगे। और हमने कहा कि फंजाई जो है ये मेजर डीकम्पोजर्स हैं, ये डीकम्पोज कर देते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनिक मैटर को। इवन जो प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज एंड लिग्निन होते हैं उसकी भी ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हाइफी जो है ये जो फंजाई की माइसीलियम है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हाइफी, और हाइफी में एबिलिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी ज़्यादा सरफेस एरिया पे ग्रो करने की एबिलिटी है, ये मतलब जितने एरिया पे ये ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया इनको मिलेगा, उतनी ज़्यादा ये न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, फिर फंजाई आ जाती है पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई ऐसी फंजाई है जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती हैं। ठीक है, पैरासिटिक फंजाई ऐसी फंजाई जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेंगे और उसके रिजल्ट में अपने होस्ट में ये डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये जो पैरासिटिक फंजाई है ये दो तरह की फंजाई हो सकती है, दो तरह के ये पैरासाइट्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट पे ही ग्रो कर सकते हैं। इनको अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम में, जिस तरह हम टिश्यू कल्चरिंग में पढ़ते थे कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दें, तो ये आर्टिफिशियल मीडियम पे कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। इवन इनको ग्रोथ के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रो करते हैं अपने होस्ट के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाती है इसमें माइल्ड्यूज एंड रस्ट स्पीशीज़। ठीक है, ये फंजाई की कुछ स्पीशीज़ हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। फिर आ जाते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनको आर्टिफिशियल मीडियम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दें तो ये वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यानी होस्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, होस्ट मिल जाए उस पर भी ग्रो कर लेंगे, और अगर आर्टिफिशियल मीडियम मिल जाए तो उस पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पैरासिटिक फंजाई है, जिसे हमने सेप्रोट्रॉफिक फंजाई में पढ़ा कि उनकी भी स्पेशलाइज्ड हाइफी होती हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते थे। इसी तरह से पैरासिटिक फंजाई के पास भी कुछ स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं, यानी कि इनकी हाइफी जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, और उन मॉडिफाइड हाइफी को हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ में उसको बोलते थे राइजोइड, और पैरासिटिक फंजाई में हम बोलेंगे हॉस्टोरिया। फिर हमारे पास आ जाती हैं फंजाई जो कि प्रीडेटर होते हैं। ठीक है, प्रीडेटर के बारे में हम जानते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने प्रे के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी प्रिडेशन करते हैं, प्रे को शिकार करते हैं और फिर उसको उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीडेटर, कुछ फंजाई ऐसी भी हैं जो प्रीडेटर होती हैं, प्रीडेटरी मेथड के थ्रू ये न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है पेल्यूरोटस ऑस्ट्रिएटस। ठीक है, ये एक मशरूम है। मशरूम्स के बारे में हम जानते हैं कि ये भी फंजाई ही होते हैं। तो एक मशरूम है जिसका नाम है पेल्यूरोटस ऑस्ट्रिएटस, ये एक प्रीडेटर है। ये क्या करता है, ये नीमाटोड्स के ऊपर अटैक करता है, यानी कि नीमाटोड जिसके प्रे होते हैं। नीमाटोड जो है ये राउंड वर्म्स होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आपको एक राउंड वर्म भी दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर में, ये क्या है, एक राउंड वर्म है। ठीक है, तो ये जो नीमाटोड है, राउंड वर्म है, इसके ऊपर अटैक करता है
प्रीडेटरी फंजाई जिसका नाम है पेल्यूरोटस ऑस्ट्रिएटस, ये क्या करेगा, उस राउंडवर्म को, उस नीमाटोड को पैरालाइज कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से वो जो राउंडवर्म है, नीमाटोड है, वो अब मूव नहीं कर पाएगा। पैरालाइज करने का मतलब हमें पता है ना कि मफलूज हो जाना, हरकत ना कर पाना। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या करेगा, उस अपने प्रे को, जो नीमाटोड है, उसको क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा। ठीक है, अब उसको पैरालाइज कर दिया, अब वो मूव नहीं कर पा रहा। अब ये क्या करेंगे, अपनी फंजाई को उसकी बॉडी में, अपने हाइफी को उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर देंगे, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर दंसा देंगे अपने हाइफी को। ठीक है, अब एक बार उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर लिया तो क्या करेंगे, अब उसकी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशनल कंटेंट है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, सबको ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनकी अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, इस तरह से हमें पता है कि ये जो तरीका है नीमाटोड्स पे प्रे करने पे प्रीडेटरी अटैक करने का और उससे न्यूट्रिशनल कंटेंट लेने का, तो इस तरीके से इनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, अब रह गई ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट। अब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ये कैसी पूरी करते हैं, ये क्या करते हैं, जो वुड होती है दरख्तों की, लकड़ी की ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन के रिजल्ट में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि राउंडवर्म से इन्होंने अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया और वुड से इन्होंने अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्रीडेटरी फंजाई ऐसे भी हैं, ये क्या करते हैं कि जो जिस तरह से हमने एक राउंडवर्म बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये फंजाई हाइफी दिखाई दे रहे हैं हमें फंजाई की ब्लू कलर में, तो ये क्या करेगी, फंजाई अपने हाइफी को उस नीमाटोड के ऊपर एक रिंग सा बना लेगी, अपनी हाइफी के ज़रिए उस राउंडवर्म की बॉडी के ऊपर एक रिंग बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। ठीक है, जिस तरह से हमें ये रिंग बना हुआ दिखाई दे रहा है नीमाटोड की बॉडी के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, उसकी बॉडी के ऊपर रिंग बना लेंगे और फिर उस राउंडवर्म की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएंगे, अपनी हाइफी को उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करा देंगे और उसकी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशन होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये था प्रीडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद आ जाता है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें दोनों को फ़ायदा पहुंचता है, दोनों को बेनिफिट पहुंचता है। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब फंजाई में ये जो एसोसिएशन है ये दो तरह की हो सकती है, एक होती है लाइकन्स और दूसरी है माइकोराइजा। ठीक है, पहले हम लाइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि लाइकन्स जो है ये कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एसोसिएशन है। तो लाइकन्स जो है इसमें क्या होता है, फंजाई और कुछ फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ जो है इकट्ठे मिल के अगर रहें, ठीक है, और इकट्ठे रहने से इन दोनों को फ़ायदा हो, ऐसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकन्स। यानी कि लाइकन्स में आ गए फंजाई भी और फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी। ठीक है, अब फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से हो सकते हैं, वो ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, वो सियानोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ग्रीन एल्गी एंड सियानोबैक्टीरिया दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ हो गए और फंजाई हो गई। अब फंजाई में आगे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स बता दिए हैं, एस्कोमाइसीड्स भी हो सकते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई और बेसिडियोमाइसीड्स। ठीक है, ये फंजाई की आगे से टाइप्स हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फंजाई की टाइप्स हैं, इनमें से कोई भी फंजाई हो सकती है, एस्कोमाइसीड भी हो सकती है, बेसिडियोमाइसीड भी हो सकती है, इम्परफेक्ट फंजाई भी हो सकती है। तो फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ जो कि ग्रीन एल्गी भी हो सकती है या फिर सियानोबैक्टीरिया, इन दोनों में से कोई एक के साथ फंजाई एसोसिएशन बनाए, यानी कि उनके साथ मिलकर रहे, तो इस एसोसिएशन को हम कहेंगे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, यानी कि इसमें दोनों को फ़ायदा होगा। अब दोनों को फ़ायदा कैसे हो रहा है, ठीक है, अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ है या ग्रीन एल्गी या सियानोबैक्टीरिया, ये क्या करेंगे, फंजाई की बॉडी में हमें पता है हाइफी प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स,
तो ये ग्रीन एल्गी जो है, अगर तो वो एसोसिएशन फंजाई और ग्रीन एल्गी के दरमियान है, तो ग्रीन एल्गी फंजाई की हाइफी के अंदर रहते हैं, यानी कि हाइफी की बॉडी के अंदर रहेगा कौन? ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो फंजाई की बॉडी के अंदर रहने का मकसद क्या है कि फंजाई की बॉडी के अंदर अगर ग्रीन एल्गी रहेगा उसकी हाइफी के अंदर, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी इन्वायरमेंट से, वो प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगा इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो क्या होगा कि वो हाइफी जो होंगी वो ग्रीन एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी बाहर के इन्वायरमेंट से। अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या डेसिकेशन है, पानी की कमी है, तो उससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फंजाई की हाइफी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रीन एल्गी को, यानी उसको वो हाइफी जो है ग्रीन एल्गी को अपने अंदर जगह दे रहे हैं, अपने अंदर रहने की जगह दे रहे हैं। तो ग्रीन एल्गी को क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसको तो मिल रही है प्रोटेक्शन। अब फंजाई को क्या फ़ायदा हो रहा है इस एसोसिएशन से? हमें पता है कि फंजाई तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ग्रीन एल्गी फूड प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो उसको हाइफी जो है फंजाई की, वो ग्रीन एल्गी को क्यों अपने अंदर रहने दे रही है? ताकि ग्रीन एल्गी जो फूड प्रिपेयर करे वो फंजाई को भी मिले। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी फूड प्रिपेयर करेगा जो फंजाई को मिलेगा, और फंजाई ग्रीन एल्गी को प्रोटेक्शन देगी। तो इस तरह से दोनों को फ़ायदा हो रहा है ना इकट्ठे रहने का। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों मिलके ऐसी जगहों पे भी रह सकते हैं जहाँ पे ये अकेले अकेले सरवाइव नहीं कर सकते थे। अब ये दोनों मिलकर एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करके ये ऐसी जगहों पे भी रह सकते हैं जहाँ पे इनका अकेले रहना मुश्किल था, यानी अब ये ऐसी जगहों पे दोनों मिलकर रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लाइकन्स हैं बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि जहाँ पे भी लाइकन्स की एसोसिएशन हमें मिलेगी, लाइकन्स प्रेजेंट होंगे जिस एरिया में, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन है। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं कि ये बायो इंडिकेटर्स हैं, यानी कि ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन है। ठीक है, अगर हमें किसी भी अपने इर्द गिर्द वाले एरिया पे लाइकन्स नज़र आते हैं तो हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, जो हवा है उसमें पोल्यूशन है, तभी जो लाइकन्स हैं वो ऐसी इन्वायरमेंट में क्योंकि लाइकन्स ऐसी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन थी वो थी माइकोराइज़ा। अब माइकोराइज़ा जो है ये किस किस के दरमियान एसोसिएशन है? ये है एसोसिएशन फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स है कोई, उनकी रूट्स हैं, उनकी रूट्स के ऊपर फंजाई ग्रो कर जाएंगे, और इस एसोसिएशन से दोनों को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा कि किसी भी वेस्कुलर प्लांट की, किसी भी दरख्त की रूट्स के ऊपर फंजाई ग्रो कर रही है, तो उससे प्लांट को क्या फ़ायदा हो सकता है और उससे फंजाई को क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ये होगा कि फंजाई जो है, हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जितनी ज़्यादा रूट्स का सरफेस एरिया होगा, जितने ज़्यादा एरिया पे रूट्स ग्रो की हुई होंगी, उतनी ज़्यादा वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होगी ना। तो फंजाई क्या करेगी? रूट्स के ऊपर ग्रो करेगी और सॉइल में ग्रो करेगी बहुत ज़्यादा एरिया में, क्योंकि हमें पता है कि इनमें ग्रो करने की एबिलिटी होती है फंजाई के हाइफी में। तो ये क्या करती हैं, जितना उसमें सॉइल में ग्रो करती जाएंगी उतना ही सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो फंजाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके किसको पास कर देंगे? जो ट्रीज़ की रूट्स होंगी, और रूट से फिर वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे किसको? ट्री को। यानी कि न्यूट्रिएंट्स, फंजाई ने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, वो न्यूट्रिएंट्स रूट की सॉइल के पास गए और फिर ट्री की रूट्स के पास गए, और रूट से फिर ट्री को मिल गए। तो ट्री को तो फ़ायदा हो रहा है ना फंजाई का कि उसकी रूट्स के ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर करके दे रहे हैं ट्री को। अब फंजाई को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? फंजाई को ये फ़ायदा होता है कि फंजाई को मिलता है प्लांट से ऑर्गेनिक कार्बन।
हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में, और फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में हमें पता है क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन है ना। तो फंजाई तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर नहीं सकती थी, तो इसको फूड कहाँ से मिल रहा है, ट्री से। ठीक है, तो माइकोराइज़ा में ट्री को क्या फ़ायदा हुआ कि सॉइल में से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है फंजाई, और फंजाई को ट्री से क्या फ़ायदा हो रहा है कि इसको मिल रहा है ट्री से फूड। ठीक है, अब जो माइकोराइज़ा है ये दो तरह के हो सकते हैं, एंडोमाइकोराइज़ा एंड एक्टोमाइकोराइज़ा। ठीक है, एंडोमाइकोराइज़ा में क्या होगा कि जो फंजाई के हाइफी हैं वो ये यहाँ पे हमने कुछ रूट्स के सेल्स बनाए हुए हैं, सेल्स ड्रॉ किए हैं, जिस तरह से यहाँ पे आपको रूट्स के 9 सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो जो एंडोमाइकोराइज़ा है उसमें क्या होता है कि फंजाई रूट्स के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सेल के अंदर जो है वो फंजाई की हाइफी पेनिट्रेट कर गई है, यानी कि सेल्स के अंदर दाखिल हो गई है। तो ऐसे माइकोराइज़ा को हम बोलते हैं एंडोमाइकोराइज़ा। और एक्टोमाइकोराइज़ा में क्या होता है कि जो फंजाई की हाइफी हैं वो सेल्स के अंदर तो पेनिट्रेट नहीं करती, बल्कि सेल के इर्द गिर्द जो है वो ग्रो करती हैं, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में कि जो ये हाइफी हैं रेड कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेल के अंदर नहीं ग्रो किए, बल्कि सेल वॉल के इर्द गिर्द ही ये रहेंगे, बल्कि सेल के अंदर ग्रो नहीं करेंगे। तो ऐसे माइकोराइज़ा को हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइज़ा। ठीक है, फिर फंजाई की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फंजाई जो हैं वो सिर्फ मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे इनको ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होगा ये वहाँ पे ग्रो करेंगे। हैबिटेट के बारे में हम पढ़े हैं, फंजाई कहाँ कहाँ ग्रो करता है। एक तो मॉइस्ट हैबिटेट में जहाँ पे मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, दूसरा जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, फिर हमें पता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फंजाई क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंट स्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वही स्पोर्स जो है फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं। फिर ये जो फंजाई है ये पीएच में अगर तो इन्वायरमेंट की पीएच बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि पीएच 2 to 9 की रेंज में ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का ज़्यादा हो जाए तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का कौन सी एनवायरनमेंट का ज़्यादा होता है, जो हम घरों में जेली और जैम वगैरह यूज़ करते हैं फ्रिज में, तो हम अक्सर नोटिस करते हैं कि इवन उस जैम के ऊपर भी हाइफी ग्रो कर जाती है, जबकि बाकी जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो जैम या जेली में ग्रो नहीं कर सकते। हमें पता है कि जैम और जेली में सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट मतलब उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनमें शुगर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, तो जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन फंजाई सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए इवन जेली या जैम के ऊपर भी फंजाई ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह से फंजाई जो हैं वो जो एक्सेस में फूड होता है उसको स्टोर कर लेते हैं लिपिड्स की फॉर्म में और ग्लाइकोजन की फॉर्म में।